मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी हो क्लास 10th में और इस बार 2027 में देने वाले हो अपना हिंदी का पेपर, तो भाई मैं लेकर के आ गया हूँ 2027 का एक हिंदी का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग पेपर देने जाओगे एग्जाम सेंटर में, जब आप लोग बैठोगे तो जैसा पेपर आप लोगों को वहाँ दिया जाएगा, बिल्कुल सेम वही पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ। 2027 में जो पेपर आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, बिल्कुल सेम मेरे प्यारे बच्चों वही पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ, है ना। 2027 का क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के आ गया हूँ, जिसका हमारा कोड है 824 FO कोड का पेपर है। पूरा पेपर तैयार कर लो और आज की इस क्लास में आप लोगों का 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा। पेपर देने जाना, अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना, जाकर के वहीं पर ही लिखना जहाँ पेपर देने जाना। यहाँ पर देखो समय हमारा दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट में आपको अपना हिंदी का पूरा पेपर वैसे सॉल्व करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पेपर में आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करके देने वाला हूँ। पेपर देने जाना सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या रहता है, 15 मिनट तक आप लोगों को 15 मिनट तक भाई आप लोगों को अपने इसको पढ़ना पड़ेगा, पेपर को 15 मिनट तक पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो पहले ही लाइन पर दिया है नोट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, है ना। सबसे पहले 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना पड़ेगा। निर्देश दिया, निर्देश नंबर 1 कहता है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। ये हमारे भाई 3 निर्देश हो गए। इसके बाद अगला निर्देश देखो, पूरा प्यारे बच्चों आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। पेपर देने जाना तो सबसे पहले निर्देश को पढ़ना। निर्देश नंबर 4 कहते हैं कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। इसके बाद निर्देश नंबर नेक्स्ट देखो, अब निर्देश नंबर 5 को देखने वाले हैं। निर्देश नंबर 5 कहता है कि खंड आ के प्रत्येक मतलब कि प्रश्न पत्र के जो भी प्रश्न पत्र के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश नंबर 6 कहता है खंड भाव जो होगा 50 अंक का होगा। निर्देश नंबर 7 कहता है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। और इसके बाद अब यहाँ से आप लोगों का भी मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाता है। पूरा पेपर मेरे पर जो तैयार कर लो और एग्जाम सेंटर में जा कर के सारे के सारे क्वेश्चंस का उत्तर लिख देना। जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगा ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। खंड आ और बहुविकल्पी क्वेश्चंस मेरा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि पूस की रात के लेखक कौन है। पेपर देने जाओगे भाई 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि पूस की रात के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमचंद्र जो है ये हमारे पूस की रात के लेखक हो जाएंगे। आगे देखो दूसरी रचना हमारी दी है चिंतामणि, जो है भाई किस विधा की रचना हो जाएगी। चिंतामणि किस विधा की रचना है, प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर 2 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतामणि जो है मेरी निबंध विधा की रचना है। दोनों प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे। और इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सरस्वती जो मेरी पत्रिका है, मेरी पत्रिका है सरस्वती पत्रिका के संपादन से किस लेखक का नाम जुड़ा है। तो बता दीजिए भाई सरस्वती पत्रिका से किस लेखक का नाम जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पर ए ऑप्शन सही करेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है, पेपर में भाई 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही करेंगे, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार मोहन राकेश हो जाएंगे। मोहन राकेश भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 कहता है कि रीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी। 1 नंबर का आएगा कि रीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार प्रधानता। प्यारे बच्चों आप लोगों को ए ऑप्शन सही करना है, श्रृंगार प्रधानता मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है। तो भाई 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा कि शिवराज भूषण के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिवराज भूषण के रचनाकार भूषण जी हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक काल का कवि है। ये भी 1 ही नंबर का आएगा। तो भाई आधुनिक काल के कवि कौन है, प्रश्न नंबर 7 का सी ऑप्शन याद रखेंगे, आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देख लो। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। 1 नंबर का पेपर में आएगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक याद रखेंगे। और प्रश्न नंबर 9 कहता है कि वह चंद्रमा के समान है।
इसमें कौन सा अलंकार होता है? वह चंद्रमा के समान इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो प्रश्न नंबर 9 का बी ऑप्शन याद रखेंगे, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वह चंद्रमा के समान है, इसमें हमारा उपमा अलंकार होता है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 10 देखो कहता है कि मुख जो है, मुख क्या है? मुख चंद्रमा है। मुख क्या है भाई? मुख चंद्रमा है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें पेपर में 1 नंबर का आएगा। मुख जो है चंद्रमा है, इसमें कौन सा अलंकार है? 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन याद रखेंगे, इसमें हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मानो वह सिंह हो, इसमें कौन सा अलंकार है? 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि मानो वह सिंह हो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर सी ऑप्शन याद रखेंगे भाई, इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न 12 कहता है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो याद रखेंगे भाई, यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं भाई, 13 याद रखेंगे। और प्रश्न नंबर 13 कहता है कि असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? असत्य शब्द में भाई कौन सा उपसर्ग लगा है? तो 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन याद रखेंगे, असत्य शब्द में हमारा हाँ वाला उपसर्ग लगा है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 14 देखो, उपनगर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो भाई ये भी 1 ही नंबर का आएगा। उपनगर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उपनगर में मेरा उपसर्ग लगा है। तो भाई आप लोगों को उप याद रखना है, उपनगर में उपसर्ग लगा है। आगे देखो प्रश्न नंबर 15 कहता है कि नील कमल में कौन सा समास है? 1 नंबर का क्वेश्चन से ये भी आ जाएगा। तो भाई प्रश्न नंबर 15 का यहाँ पर देखो राइट आंसर हो जाएगा नील कमल का, हमारा नील कमल में मेरा कर्मधारय समास हो जाता है। तो 15 का सी ऑप्शन याद रखेंगे। और इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि दशानन में कौन सा समास लगा है? तो भाई दशानन में कौन सा समास है? 1 नंबर का पेपर में आएगा। तो प्रश्न नंबर 16 का डी ऑप्शन याद रखेंगे, दशानन में मेरा बहुव्रीहि समास है। तो दशानन में भाई बहुव्रीहि समास हो जाएगा, 16 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आँख का तत्सम रूप क्या होता है? 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो भाई प्रश्न नंबर 17 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, आँख का तत्सम रूप होता है अच्छी, मेरा से हो जाता है। अच्छी जो होता है ये आँख का तत्सम रूप होता है। और इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो भाई सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए भाई, बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द बी ऑप्शन से हो जाएगा, रवि जो होता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, राम ने आम खाया, वाक्य में आम जो है कौन सा पद है? 1 नंबर का आएगा। तो बता दीजिए भाई आम क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का मेरा बी ऑप्शन से हो जाएगा, ये मेरा कर्म है, इसमें राम ने आम खाया, इसमें मेरा कर्म हो जाएगा, है ना। तो पूरा पेपर भैया रट लो अपना। और इसके बाद आगे देख लो प्रश्न नंबर यहाँ पर 20। क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृत में जो तद शब्द है, तद शब्द का अर्थ क्या होता है? 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत में तद शब्द का अर्थ वही होता है ना। चलो अच्छा आगे देखो भाई, अब पेपर देने जाओगे, ये हमारे 20 नंबर आपके पक्के हो गए, 20 नंबर भाई आपके लोगों के पक्के हो गए। अब देखो आगे अगर हम बात करें तो अब क्या होगा, यहाँ से हमारा पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। पार्ट बी जो होगा मेरा 50 नंबर का पार्ट बी पूछा जाएगा। सबसे पहला देखो मेरा पूछा गया है कि गद्यांश पूछा गया है भाई। यहाँ पर देखो लिखा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 3 × 2 = 6 नंबर का पूछा जाएगा। 3 प्रश्न भाई पूछे जाएंगे, इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 6 नंबर का आपका ये गद्यांश पूछा जाएगा। और सबसे पहले इसको पढ़ेंगे यहाँ से कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। तो ये हमारा भाई 6 नंबर का आएगा। पहले उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो बताइए भाई किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, आपको पता नहीं होगा तो सबसे पहले 3 प्रश्न देख लो भाई। 3 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ का लेखक का नाम लिखिए। तो ये हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा।
दूसरा प्रश्न हमारा ये बन जाता है, दूसरा प्रश्न हमारा ये पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो 2 2 4 नंबर का। और तीसरा प्रश्न फिर मेरा नीचे पूछा गया है, तीसरा प्रश्न भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा देखो ये पूछा गया है, ये वाला, ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, और ये इसका दूसरा वर्जन है, विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो चलिए भाई इसको पहले मैं सॉल्व करा लेता हूँ, है ना, आप लोगों को इसका उत्तर बता देता हूँ ताकि भाई आपके 6 नंबर भी पक्के हो जाएं। इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर डालेंगे कि संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। यहाँ से लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें देखो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथों में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है। कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा किसी एक समुदाय की उन्नति और विकास के लिए करते हैं, किंतु कुछ अन्य किसी दूसरे व्यक्ति और समुदाय के पतन के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हैं, है ना। इतना लिखने के बाद फिर वही आगे लिखेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से उठाएंगे, आज एक व्यक्ति अथवा एक देश विज्ञान के विनाशकारी उपकरणों और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके एक दूसरों का सब कुछ हथियाना चाहते हैं। इतना भाई हमको रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना पड़ेगा। अब मेरा तीसरा प्रश्न देखो यहाँ पर कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा का पहला है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो यहाँ पर उत्तर में डालेंगे, आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। दूसरा प्रश्न है, विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो वह लिखेंगे उत्तर में कि विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। फिर एक अथवा करके दिया है कि यहाँ से देखो अथवा करके लिखेंगे कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास होता है। इतना लिखने के बाद फिर आगे देखो लिखेंगे, यहाँ से फिर लिखना स्टार्ट, ये हमारा अथवा करके दिया है और वाला है, अथवा करके दिया है। आप लोग चाहो तो भाई ऊपर वाला सॉल्व करना या फिर नीचे वाला सॉल्व कर लेना, तो जो आप लोगों की इच्छा हो वो वाला सॉल्व करना, लेकिन मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया है। अब सीधे मैं ले चलता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन 2 कहता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से फिर से पढ़ेंगे, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसको यहाँ से पढ़ेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरलेंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनाई गोंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। अब भाई इस पर हमारे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पद्यांश पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लो भैया कौन कौन से 3 प्रश्न आए हैं। पहला देखो हमारा पूछा गया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ से लिख देना संदर्भ की प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। और इसके बाद आगे रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से कर देना। यहाँ से फिर लिखना रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। मैं उस भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है। ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ। ये हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर लांग जाता है। तो भाई जब ईश्वर की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांग जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो यहाँ से लिखेंगे कि रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा रूपक और अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये हमारे 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। यहाँ पे से देखो फिर अथवा करके दिया है, अथवा में देखो लिखा है यहीं कहीं फिर बिखर गए बगन विजयमाला सी उसके फूल यहाँ संचित हैं, और फिर इसके बाद लिखेंगे है स्मृति सालसी। और इस पर भी हमारे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये, तीसरा प्रश्न ये, है ना। तीसरा प्रश्न हमारा इतना हो जाएगा, तीसरा प्रश्न। तो आप लोग चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने चरण कमल बंदो हरियाई वाला सॉल्व करा दिया है। चलो अच्छा भाई आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ले चलते हैं आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखो कहता है कि संस्कृत का पूछा गया है। कहते हैं कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पेपर में भाई 5 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। तो 5 नंबर का आता है पेपर में कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसमें से देखो आप लोगों को संदर्भ के 2 नंबर मिलेंगे और हिंदी में अनुवाद करने के लिए उसके 3 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च भयमात्मान अत्रागत स्वीयान विचारान प्रसारयन न केवलम दर्शने साहित्य धर्म्यापितु कला क्षेत्रेपि इयम नगरी विविध धर्माणाम कलामानां शिल्पानां कृते लोका विस्तृता तृतीय कौशे साटिका देशे देशे स्पृहन्ते सर्वत्र स्पृहन्ते। और
इसके बाद यहाँ पर भाई आप लोगों को क्या करना है, फिर आप लोगों को हिंदी में अनुवाद लिखना है, हिंदी में अनुवाद भी करना है और संदर्भ लिखना है, दो काम और करने हैं। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो भाई वाराणसी पाठ से लिया गया है, और इसके बाद यहाँ पर हिंदी में अनुवाद कर देना। हिंदी में यहाँ पर अनुवाद करेंगे कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ पर आकर भी अपने विचारों को फैलाया था। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अभी भी पालन करती है। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जहाँ मरना भी, अब देखो आगे लिखेंगे, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है भाई, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कॉपिन भी रेशमी होती हैं, उस कांसे को किसी से मापा जा सकता है, अर्थात किसी से तुलना की जा सकती है। फिर एक अथवा करके दिया है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम यथा समय नमा नमा शक्ति विचारधारा स्वीकृति, ये हमारा अथवा करके दिया है ना। आप लोग चाहो तो ऊपर वाला सॉल्व कर लो या फिर भाई ये वाला सॉल्व कर लो, दो में से आपको एक ही सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों नहीं सॉल्व करने हैं। नमा शक्ति चा प्राप्त होती अत्र दुरागरे नास्ति अत्र युक्तम कल्याण करे चतुर्थ सरसम गृहीतम भवति एतस्य गतिशीलताया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु, है ना। तो मैंने आप लोगों को पढ़कर सुना दिया है पूरा। अब इसके बाद मैं ले चलता हूँ पद्यांश की ओर। पद्यांश भाई देख लो कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर लिखा, हत्वा प्राप्त से स्वर्ग जित्वा वो बहुत से महिम निराश निर्ममो भूत युद्धस्य विगत ज्वारा। इसका यहाँ से देखो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद भाई यहाँ से लिख देना, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो शुद्ध स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि अगर तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, अथवा तुम इच्छा रहित ममता रहित तो दुख रहित होकर युद्ध करो, है ना। दो प्रश्न आएंगे भाई, 5 नंबर का, ये भी मेरा पूछा जाएगा। और इसके बाद आगे देखो, फिर एक अथवा करके भी दिया जाएगा। अथवा करके यहाँ पर दिया जाएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इसको भी कर लेना। और इसके बाद आगे देखो, यहाँ से फिर एक खंड काव्य पूछा जाएगा। खंड काव्य जो आएगा आप लोगों के एग्जाम में 3 नंबर का खंड काव्य पूछा जाएगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, है ना। ये देखो खंड काव्य, ये सारे भैया खंड काव्य, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये सभी खंड काव्य, इनका स्क्रीनशॉट कर लो भाई, सारे खंड काव्य के स्क्रीनशॉट कर लो। और आप लोग अपने क्लास टीचर से पूछ लेना कि मेरे में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा। तो चलिए अब मैं सीधा आप लोगों को ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, कि कहता है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम बता दीजिए भाई, है ना। एक रचना का नाम बताना है। 5 नंबर का आता है, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन आप लोगों का भाई इसमें जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय नहीं दिया है, तो मैं आप लोगों को अलग से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख करके बता देता हूँ, है ना। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भाई आ सकता है आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, तो मैंने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय रखा है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों का पेपर में नहीं पूछा गया तो क्या हुआ, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से सॉल्व करवा देता हूँ। चलो यहाँ पर डालेंगे हेडिंग जयशंकर प्रसाद, और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 को जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद। शिक्षा 8वीं तक, मृत्यु 15 नवंबर 1937। रचनाएं देख लो, स्कंद गुप्ता, जात शत्रु, और फिर नीचे हेडिंग यहाँ से पढ़ेंगे मेरी जीवन परिचय वाली। अब यहाँ से बैठानेंगे हेडिंग कौन सी, जीवन परिचय। तो यहाँ से जीवन परिचय में लिखना स्टार्ट करेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। अब आगे देखो, संस्कृत फारसी उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की थी। कुछ समय के लिए ये स्थानीय क्वींस कॉलेज में अपना नाम लिखाते हैं, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ पाते हैं। ये 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो जाता है। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्षमा टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो जाता है। फिर रचनाएं नीचे लिख देना, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाली, इन सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी। और फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक आप लोगों के एग्जाम में एक कवि का जीवन परिचय भी आता है। कवि का जीवन परिचय जो होता है 5 नंबर का आता है।
इस बात को याद रखना। कवि का 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। देखो सूरदास दिया है, महादेवी वर्मा दिया है, तुलसीदास। तो मैं आप लोगों को सूरदास जी का जीवन परिचय लिख करके समझा देता हूँ। तो देख लो भाई सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहले जन्म लिखेंगे, फिर जन्म स्थान लिखेंगे, फिर गुरु का नाम। तो इनका जन्म हुआ था 1478 में। इनके जन्म स्थान रुणकता में इनका जन्म स्थान है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य हो जाएगा। और नीचे फिर इतने इसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इनकी मृत्यु 1583 में होती। इनकी रचनाएं देख लो, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लेखन इनकी रचना हुई। जीवन परिचय देख लो, सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जो थे ये सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और 18 वर्ष तक ये निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन भी किया। और फिर इसके बाद यहाँ पर फिर आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। संगीत का अध्ययन भी किया इन्होंने, अध्ययन किया। सत्संग के प्रभाव से इन्हें धर्मशास्त्रों का विज्ञान भी हो गया था। बचपन से ही विरक्त होकर ये गौ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक पद भी सुनाया था। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को एक पद सुना दिया, जिस पर प्रसन्न होकर वल्लभाचार्य जी उस पर प्रसन्न हो गए होकर वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया और वहीं गोवर्धन पर्वत पर रख लिए गए। श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनकी मृत्यु परसौली में 1583 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद फिर भाई नीचे क्या करना, नीचे यहाँ पर अपनी रचनाएं लिख देनी। सूरदास जी की रचनाएं लिख देना, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, सभी की रचनाएं हो जाएंगी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ एक कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 नंबर का श्लोक आता है, इस बात को भाई याद रखना, 2 नंबर का हमारा श्लोक आता है। और एक पत्र लेखन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि शहर के सफाई पर पत्र लेखन लिखिए, अपने अधिकारी को पत्र लिखिए। अथवा करके दिया है। अगर आप लोगों को इस पर नहीं याद है तो भाई अथवा करके दिया है मेरा नीचे, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का आता है। पहला, दूसरा, तीसरा, 4 प्रश्न मेरे दिए गए। वाराणसी कस्य नगर कुलिस तथा। दूसरा प्रश्न चंद्रशेखर का आसीत। तीसरा प्रश्न अस्माकं संस्कृति कीदृशी अस्ति। चौथा प्रश्न वीरकेन पूज्यते। तो अब मैं ले चलता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ले चलता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख दीजिए। 7 नंबर का भाई निबंध आता है। सबसे पहला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण पर लिखना है। दूसरा निबंध है कि विज्ञान अभिशाप एवं वरदान। तीसरा निबंध है वृक्षारोपण का महत्व। चौथा निबंध है जनसंख्या वृद्धि। तो ये हमारा निबंध भैया 7 नंबर का निबंध आता है। और आज की इस क्लास में आप लोगों का 70 नंबर भी पक्का हो गया। पूरा का पूरा भैया जो आप लोगों का 2027 का जो हिंदी का जो मॉडल पेपर था, मैंने आप लोगों का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया। पेपर देने जाना आप लोगों को ऐसे ही मॉडल पेपर सॉल्व करना है। और इस क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों का मॉडल पेपर समाप्त हो चुका है।